Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine and happy and enjoying good health. Today we are going to discuss unit number 13, the decline and the reawakening of the Muslim. This chapter is also related to history portion. First of all, we have to know about the factors that led to the decline of the Muslims in 19th century. So let's have a look on the factor that led to decline of Muslim. Basically, the 19th century was a time of the rise of the European powers and the decline of the Muslim throughout the Asia and Europe. And after centuries of successful rule of the British on Muslim and Indian, the Muslim states were going into a decline, which enabled the rising Western nations to overpower them. अब जो एक 19 सेंचुरी का टाइम पीरियड था वो यूरोपियन पावर्स के लिए एक गोल्डन एज था और मुसलमानों के लिए डिक्लाइन का टाइम पीरियड था। डिक्लाइन मतलब मुसलमानों के लिए एक पस्ती का दौर था, जवाल का दौर था, जहाँ जब उनके मुसलमान बिल्कुल तरक्की नहीं कर पा रहे थे, उन पर जुल्म किया जा रहा था और जुल्म करने वाले अपने आप पे वो लोग खुद थे उस टाइम पे। और ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मुसलमान जवाल पजीर हुए। द नंबर 1, वीक एंड इनकम्पिटेंट रूलर। उस टाइम के जितने भी हुक्मरान थे वो कंपैशनेट नहीं थे अपने काम के बारे में और परवाह नहीं किया करते थे। एंड द करप्शन इन पॉलिटिक्स बैडली वीकन द स्टेट। किसी भी स्टेट में जब सियासत में करप्शन होने लग जाती है और इस तरह से गलत काम होने लग जाते हैं तो वो उस स्टेट को बुरी तरह से जो है वो कमज़ोर कर देती है। नंबर 3, यूरोपियन वर स्ट्रॉन्गर ड्यू टू देयर एजुकेशन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास फैक्टर आता है वो एजुकेशन का था कि उस टाइम पे मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं थे। 19 सेंचुरी की बात हो रही है तो उस टाइम पे मुसलमानों को तालीम हासिल करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था और जो यूरोपियन थे, जो ब्रिटिश थे, जो इंग्लिश पीपल थे, वो सारे के सारे बहुत पढ़े लिखे थे, वेल एजुकेटेड थे। तो यही वजह है कि वो जो टाइम पीरियड था वो उन यूरोपियन पावर के लिए राइजिंग टाइम पीरियड था और वो पूरी इंडिया और मुस्लिम स्टेट्स के ऊपर ओवर पावर होना चाहते थे और वो हो गए थे क्योंकि एजुकेशन की वजह से। एजुकेशन वॉज नॉट गिवन इम्पोर्टेंस बाय द मुस्लिम्स। मुसलमान तालीम को जो है वो कोई अहमियत देते ही नहीं थे, उनके नज़दीक तालीम हासिल करना कोई ज़रूरी बात नहीं थी। एंड द लॉस ऑफ फोकस वर द मेन कॉज फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम स्टेट। क्योंकि उनके पास एक फ़ोकस नहीं था, उनका कोई गोल नहीं था। जब तक हम किसी चीज़ के लिए गोल नहीं रखते, अपना एम सेट नहीं करते, हम उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाते। तो यही मुसलमानों की भी एक उस टाइम पे वीकनेस थी कि उन्होंने कोई भी अपना एम सेट नहीं किया हुआ था, अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ सोचा हुआ नहीं था, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत वीक होते जा रहे थे और जो यूरोपियन पावर्स थी वो उन पे जो है वो हावी होती जा रही थी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द मुस्लिम्स। उसके बाद इस चैप्टर का सेकंड जो पोर्शन आता है वो री अवेकनिंग का। इतने फैक्टर्स के बाद जब कुछ बीच में ज़ाहिर है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि उस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं कि ये गलत हो रहा है। मुसलमान अगर इसी तरह से वीक होते गए तो एक टाइम आएगा कि मुसलमान सब कॉन्टिनेंट या साउथ ईस्ट एशिया से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे और हर तरफ जो है वो यूरोपियन की जो है वो हुकूमत होगी। तो उसमें फिर ऐसा हुआ कि थोड़ा सा टाइम पीरियड ऐसा आया, री अवेकनिंग स्टार्ट हुई। इस्लाम जो मुस्लिम्स थे उन्होंने वो जागे, उनको वो बेदार हुए कि उनको रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि हम गलत कर रहे हैं, हमें अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को महफूज करने के लिए एक अलग कंट्री की ज़रूरत है। So slowly the Muslim began to awaken and some of them acquired worthwhile education। और कुछ आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि मुसलमान बेदार हुए और उनको रियलाइज़ हुआ कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट के एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उनको तालीम हासिल करनी चाहिए। And the Muslims of the subcontinent weakened as a community and as a result of ineffective leadership and frequent fighting। ये वाला फैक्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो इनकम्पिटेंट लीडर्स थे उस दौर के, क्योंकि हुक्मरान अगर अच्छे नहीं होंगे तो जो भी रियासत है वो ठीक से काम नहीं कर सकती और वो आपस में ही लड़ते रहते थे। क्या उन्होंने दूसरों के साथ लड़ना है या दूसरों के साथ जंग करनी है, मुसलमान आपस में उनमें इत्तेहाद नहीं था। तो वो उनकी वो जो एक यूनिटी ना होना वो भी इनके डिक्लाइन की एक रीज़न थी। But later on, a number of important personalities emerged on the scene as a leader to reawake the Muslim, to encourage the Muslim to get an education in any field। फिर कुछ बहुत सारे लीडर्स आए जिन्होंने रियलाइज़ करवाया मुसलमानों को कि उनके लिए तालीम बहुत ज़रूरी है अगर उन्होंने अपना एक अलग होम लैंड बनाना है।
सो कुछ लीडर्स ने जो है वो आगाज़ किया मदारस और मकतब वगैरह का। बेसिकली मदरसाज एंड मकतब आर द बेसिक सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग, जो मजहबी तालीम जहाँ पे दी जाती है। मदरसाज को हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, और मकतब जो है वो भी इसी तरह से एक सेंटर है फॉर द इस्लामिक लर्निंग। And basically the madrasas and maktabs played a major role in the revival of the Muslim and the reawakening of the Islam. Now let's see about maktab. What is maktab? The word maktab comes from the word kitab, जो हम book को कहते हैं ना किताब, वो meaning book, वहाँ से ये word derived हुआ है। and a maktab is also a place of learning like madrasas where Islamic education was given. वहाँ पे इस्लामी तालीमात दी जाती थी, और अभी भी इस तरह के मकतब और मदारस मौजूद हैं जहाँ पे बच्चे जो है वो दीनी तालीमात को हासिल करते हैं। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी मैंने आपको कुछ बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने रियलाइज़ करवाया मुसलमानों को कि उनको तालीम हासिल करनी है, दीनी भी और दुनियावी भी, और मज़बूत होना है, आपस में यूनिटी रखनी है। तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे, ठीक है। दे वर सम वाइज एंड सेंसिबल पीपल हु रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी, एजुकेशन एंड अ कॉमन पर्पस फॉर द मुस्लिम, ठीक है। एक मकसद उनको बताया, उनको एक एम सेट करके दिया कि आपने ये हासिल करना है, ठीक है। मुसलमानों को जगाया, बेदार किया। तो उसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में जो डिस्कस किए गए हैं वो है शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह वाज द ग्रेट सूफ़ी। तो उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। शाह वलीउल्लाह वॉज बॉर्न इन अ स्ट्रिक्ट रिलीजियस फैमिली। वो बहुत एक मजहबी ख़ानदान में पैदा हुए थे। एंड हिज फादर बीइंग अ टीचर एट अ मदरसा इन दिल्ली, और वो दिल्ली में जो उनके वालिद साहब थे वो एक टीचर थे। एंड वलीउल्लाह वॉज एजुकेटेड हेयर एंड लेटर वेंट ऑन द स्टडी इन मक्का। फिर उसके बाद उन्होंने वहीं दिल्ली में तालीम हासिल की, और मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए वो मक्का में पहुंच गए। एंड व्हेन ही रिटर्न 14 ईयर लेटर द मुस्लिम सिचुएशन वाज इवन वर्स दैट दे वर डीपली डिवाइडेड, ठीक है। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि मुसलमानों की तो बहुत बदतरीन हालत हो चुकी है, कि वो बहुत तकसीम हो चुकी हैं, उनमें यूनिटी तो बिल्कुल है ही नहीं। पीपल हैड डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ व्हाट द रिलीजन रियली मेंट, क्योंकि एक तो ये वजह थी कि वो तालीम याफ्ता नहीं थे। बेसिक बार एजुकेशन ही एक उनका फैक्टर आता है जो कि मुसलमानों के ज़वाल का जो है वो बना था, फैक्टर थी, जो वजह बनी थी। उसके बाद क्योंकि उस टाइम पे क्योंकि होली कुरान जो है वो अरबिक में था, तो उस टाइम के लोगों को अरबी समझ नहीं आती थी, तो इसलिए उनको नहीं पता था कि कुरान पाक में उनको क्या तालीमात दी गई हैं या उन्होंने क्या सीखना है। तो इस वजह से शाह वलीउल्लाह ने क्या किया, ट्रांसलेट किया होली कुरान को पर्शियन में, और ही ट्रांसलेटेड द होली कुरान इनटू पर्शियन, ठीक है। उन्होंने फ़ारसी ज़बान में क्योंकि उसको किया ट्रांसलेट, ताकि लोग उसको इजीली समझ सकें, उसको पढ़ सकें। एंड हिज सन लेटर ट्रांसलेटेड इट इनटू उर्दू, और फिर शाह वलीउल्लाह के जो बेटे थे उन्होंने फिर बाद में कुरान पाक का तर्जमा उर्दू में पेश किया था। लेकिन बेसिकली फ़ारसी ज़बान में कुरान पाक का तर्जमा करने वाले शाह वलीउल्लाह थे। एंड शाह वलीउल्लाह वाज अ रिलीजियस थिंकर एंड लीडर हु प्रमोटेड अ फेयर सिस्टम, और बड़े मजहबी और जो सोच विचार रखने वाले फ़िलासफ़र और लीडर थे, जो कि एक फेयर, एक मुनसिफ सिस्टम को, एक इंसाफ के सिस्टम को प्रमोट करना चाहते थे, जिसमें सब लोग एक मुत्तहद होकर रहें, इकट्ठे होकर रहें। एंड ही आल्सो ट्राई टू यूनाइट द पीपल इन वन नेशन, और उन्होंने उनको मुसलमानों को ये बताने की कोशिश की कि वो सब जो हैं वो इकट्ठे हुए। उस टाइम पे मुसलमान आपस में ही बहुत ज़्यादा मज़हब के बारे में एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे, अमीर गरीब और बहुत सारी कास्ट मौजूद थी, और इस तरह से वो डिवाइड हुए थे बहुत बुरी तरह से। तो फिर शाह वलीउल्लाह ही थे जिन्होंने मुसलमानों को ये तालीम दी कि हम सब मुसलमान हैं, और हमारे दरमियान कोई ये कास्ट और कोई मज़हब का वो नहीं है कि आप शिया हैं या सुन्नी हैं, हम सब क्या हैं, मुसलमान हैं, और हमें एक जो है वो एक यूनिटी में एक नेशन बन के रहना है, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वलीउल्लाह बिलीव दैट इफ़ पीपल कुड रीड अल्लाह's
वर्ड फॉर दम सेल्फ, और उन्होंने इसीलिए कुरान पाक का तर्जमा किया कि वो ख़ुद से लोग पर्शियन ज़बान में इसलिए किया कि उनके वहाँ उस टाइम के लोग फ़ारसी ज़बान को समझते थे, और उसके पीछे मकसद क्या था, ताकि लोग ख़ुद से अल्लाह ताला के बताए हुए तालीमात, अल्लाह ताला के बताए हुए अल्फाज को पढ़ें, दैट दे वुड यूनाइट इन वन फेथ, ताकि वो एक ईमान और एक मज़बूत नेशन में इकट्ठे हो सकें, ना कि वो उन्होंने अपने आपस में ज़ात पात और फ़िरका बंदी जारी रखें। सो दैट्स ऑल अबाउट द शाह वलीउल्लाह। तो ये हमारे पास इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन थी, द डिक्लाइन एंड द री अवेकनिंग ऑफ द मुस्लिम। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।